हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आप सब लोग माहौल बना रहे हो आपके एंड पर। और सर सीए फाइनल नवंबर 2022 के लिए आप पूरे दम से पूरे जोश के साथ लग गए हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि सर पता है अल्टीमेटली सर आपकी जो मेहनत है वो ही आपको सक्सेस देगी, क्योंकि आपको पता है क्या करना है, हर मैदान फतेह करना है आपको माहौल के साथ और खुश होके। सरकार आइए अमेंडमेंट लेक्चर पार्ट 3 सर अगले पॉइंट अगले अमेंडमेंट तरफ पढ़ते हैं। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया है, और देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है। ओके तो सर आइए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अमेंडमेंट का जो हमने बात करी थी सेक्शन नंबर 129 में जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है सर, ये डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है, सेक्शन रेगुलरली काम आता है सर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। सेक्शन 129 डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंसेस इन पेनल्टीज इस तरह के चैप्टर्स को, या जो आपके बोलते हैं ना जीएसटी के प्रोसीजर चैप्टर पे ध्यान नहीं देते, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते। बच्चों ये हम एक मिस्टेक कर देंगे अगर इनको ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, मेरी गारंटी है सर ऑन एन एवरेज सर 70-80 मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं है सर, और आप ये देख भी चुके हो। सरकार आइए बच्चों, सेक्शन 129 क्या कहता है, डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। अच्छा, इसमें पेनल्टी के अमाउंट को चेंज किया है, पर हाँ सर मैं पूरे ही सेक्शन को आपको वापस से समझा रहा हूं सो दैट आपको लिंकिंग प्रॉपर हो जाए इस सेक्शन के लिए। ओके सर, सबसे पहली बात, ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपने कोई भी गुड्स जब ट्रांजिट हो रही है तब आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी प्रोविजन का या किसी भी रूल का, या वाइल द गुड्स वर इन ट्रांजिट आपने उनको इन बिटवीन कहीं स्टोर करवाया, और स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट में अगर आपने सर उस टाइम पे कुछ ऐसा गुड्स पकड़ा गया जिसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो रखा था प्रोविजंस का, तो ऐसे केस में पेनल्टी के लिए ये सेक्शन नंबर 129 दे रखा है, और ये सेक्शन 129 बताएगा आपको कितना पेनल्टी पेबल है। ओके तो सर ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहली बात, ऐसे केस में आपकी गुड्स प्लस वो कन्वेंस, वो ट्रक वगैरह सर जिसके थ्रू वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, दोज गुड्स दोज कन्वेंस और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू बी डिटेन्ड और सीज्ड बाय द डिपार्टमेंट। और सीज करने के बाद डिपार्टमेंट आपको उन गुड्स को तभी छोड़ेगा जब आप इतना पेनल्टी पे करते हो। तो क्लियर, ये सर ये सेक्शन कहता है ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो। अच्छा, कुछ गड़बड़ में कुछ भी हो सकता है आपने टैक्स पे कर रखा है पर ईवी बिल नहीं था, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट थी पर ईवी बिल इशू नहीं कर रखा था, या आपने सर उसका टैक्स इनवॉइस गलत बना रखा था, आपने हो सकता है ईवी बिल गलत बना दिया हो सर। मतलब कुल मिला के कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, ऐसा जरूरी नहीं कि टैक्स चोरी करा हुआ हो। देखिए ध्यान से, notwithstanding anything contained in this act where any person transport any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder, then all such goods and conveyance used as a means of transportation for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure, and after detention or seizure shall be released। वो रिलीज तभी करेंगे जब इतना अमाउंट ऑफ पेनल्टी आप पे करते हो, समझे। आपकी गुड्स और उस कन्वेंस को वो लोग क्या कर लेंगे, डिटेन और सीज कर लेंगे, एंड वो तभी छोड़ेंगे जब आप इतना अमाउंट पे करते हो। तो सर अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना है इस केस में, दो केस बनेंगे, व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड एंड व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। तो सर अगर मालिक आ जाता है कि साहब ठीक है गलती हो गई, जो पेनल्टी है लो और मेरे गुड्स को छोड़ दो साहब, तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट है कितना साहब। तो सर ध्यान देना, अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट हुआ है सर। पहले यहाँ पे 100% ऑफ द टैक्स पेबल था, यहाँ पे अब क्या हो गया है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल इज द पेनल्टी का अमाउंट। सर व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड देन सर आपकी गुड्स को रिलीज तभी करेंगे सर अगर आपने पेमेंट किया है पेनल्टी का इक्वल टू दी 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, एंड इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स थे और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, तो ऐसे केस में ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, क्योंकि सिंस वहां पे टैक्स तो पेबल है नहीं सर, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, सो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी साहब, वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी। क्लियर, आई रिपीट, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, जल्दी मत करो अभी आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, अच्छा आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस सेक्शन इन द अपकमिंग एग्जाम्स, पर हाँ अब आए ना आए अपने को नहीं आइडिया बेटा, पर आना चाहिए। मेरा पॉइंट आपसे ये है सर कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल कितना होगा इफ द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में 200% ऑफ द टैक्स पेबल। मान लो 1 करोड़ का गुड्स था सर,
9% वो सीजीएसटी, ध्यान से सुनना सर, 1 CR का गुड्स था, 9% वॉज सीजीएसटी, 9% वॉज एसजीएसटी। तो सर मैं अभी 9% में, तो देखो सर यहाँ पे पेनल्टी की बात करूं तो सीजीएसटी के पेनल्टी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ध्यान देना। 9% सीजीएसटी वॉज पेबल, सो 1 करोड़ का 9% हो गया कितना, 9 लाख। सुनना बेटा, इफ द ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में 200% ऑफ टैक्स पेबल, मतलब कितना हो गया सर, 9%, 9 लाख का 200% मतलब 2 टाइम्स 18 lakh is the penalty under CGST. 18 lakh is the penalty under CGST. और सर इक्वल पेनल्टी विल बी चार्ज अंडर SGST ऑल्सो, क्योंकि 9% SGST भी तो होगा बेटा। सो 9 लाख वुड हैव बीन द लायबिलिटी ऑफ SGST। इसका भी 2 टाइम्स, मतलब कितना हो गया सर, सुनना पेनल्टी की अगर हम बात करें, ध्यान देना क्वेश्चन आपको क्या लिख के दे रहा है, सीजीएसटी का पेनल्टी लिखा है, एसजीएसटी के लिए लिखा है, क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना उस क्वेश्चन को। अगर सीजीएसटी का ही लिखा है तो 9 लाख का सर 200% कितना हो गया बेटा, 18 लाख। इसका एसजीएसटी का कितना हो गया, 18 लाख, मतलब हो गया टोटल कितना, 36 लाख इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन दिस केस। क्लियर, इन दिस एग्जाम्पल 36 लाख इज द पेनल्टी का अमाउंट। अच्छा आईजीएसटी अगर होता, आईजीएसटी अगर होता तो 1 करोड़ का 18% कितना होता है बेटा, 18 लाख आईजीएसटी होता है। इसका 200% अगर हम करेंगे तो अगेन कितना आएगा, 36 लाख आएगा। सर ऐसा नहीं है कि आप सर 400% कर दें, सर ये 200% ही रहेगा। 200% किसका है, 200% ऑफ दी टैक्स पेबल है, 200% ऑफ दी टैक्स पेबल। अब टैक्स पेबल कितना है, 9 लाख है। अगर सीजीएसटी की बात करें तो उसका 200%, आईजीएसटी की बात करेंगे तो ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट डबल हो चुका है, ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट डबल हो चुका है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों का अमाउंट है। तो सर अगेन इसका कितना होगा, 200% ऑफ द टैक्स पेबल। कितना हो गया साहब, सर इस एग्जांपल में 36 लाख इज द पेनल्टी का अमाउंट। क्लियर, डन। सो क्वेश्चन आपको क्या लिखता है, ध्यान से देना बेटा। सर अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है कि सर 18% सर जीएसटी पेबल, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा, ना सीजीएसटी लिखा, ना एसजीएसटी लिखा, ना आईजीएसटी लिखा, तो ऐसे केस में 18% जो जीएसटी पेबल है, सपोज यही एग्जांपल ले लें हम, 1 करोड़ का वैल्यू ऑफ द गुड्स, उस पर 18% टैक्स कितना होता है, 18 लाख रुपए हो गया। तो 18 लाख का 200% मतलब 2 टाइम्स 36 लाख इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल अंडर दिस सेक्शन, अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड एंड गुड्स आर टैक्सेबल। पर अगर इफ दी सर गुड्स आर एग्जिम्प्टेड गुड्स, ध्यान से सुनना बच्चों बाप, अगर गुड्स एग्जिम्प्टेड होते हैं, मान लो 1 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, 1 करोड़ का 2% कितना हो मालिक, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स 2% होगा साहब, सर 2 लाख रुपी। अब 2 लाख रुपी और 25,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 25,000 रुपए, मैक्सिमम पेनल्टी इज 25,000 रुपए पर, ये है सीजीएसटी का। सर अगर यही मैं बात करूं आपसे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो सर यहां पे 2% से कितना हो जाएगा, 4% ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू का है सर, टैक्स का नहीं है। तो सर सीजीएसटी में 2% ऑफ वैल्यू, एसजीएसटी का 2% ऑफ वैल्यू, मतलब 4% ऑफ वैल्यू हो गया। क्लियर, समझे। एंड सर अगर आईजीएसटी होता तो 4% ऑफ वैल्यू, सीधा सा आप क्या लगाते, पेनल्टी का अमाउंट 4% ऑफ दी वैल्यू और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर, तो अभी हम सीजीएसटी की बात कर रहे हैं तो 2% ऑफ वैल्यू 2 लाख और 25,000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 25,000 इज द पेनल्टी अंडर सीजीएसटी। सी प्लस एस बात करें तो मैक्सिमम 50,000 विल बी द पेनल्टी। क्लियर, डन। तो सर आई होप आपको बात समझ में, यहाँ एक छोटा सा सिली मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं तो उसका ध्यान रखें, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दिया वाला। ओके, कोई टफ पॉइंट नहीं था, सिंपली पॉइंट क्या है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल इज द पेनल्टी अमाउंट इफ द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, और अगर गुड्स एग्जिम्प्टेड गुड्स है और अगर आपने कुछ कॉन्ट्रवर्शन कर रखा है तो सर ऐसे केस में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर इज द पेनल्टी अमाउंट इफ द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड। अब सर इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, मान लो ओनर सोचता है भाई अगर मैं डिपार्टमेंट के सामने चला गया, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया तो मेरे पुराने सारे सर अब तक के जो मेरे कांड किए हुए सब खुल जाएंगे। सर ओनर बोलता है जाने दे भाई, उस ड्राइवर को बोलते तू तेरे पेनल्टी पे कर दे, मेरा नाम ले मत, और तू जितना पेनल्टी मांगे दे और निकल। तो ऐसे केस में इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में सर पेनल्टी का अमाउंट कितना है, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर सीजीएसटी। आप बात को समझने की कोशिश करना, 50% ऑफ द वैल्यू अंडर सीजीएसटी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। सर ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स,
सर वैल्यू ऑफ गुड्स, देखिए साहब सरकार क्या लिखा है, पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और पहले तो एक बार इसको समझ लो, 50% ऑफ वैल्यू ये सीजीएसटी का है, मतलब एक तरह से क्या हो गया है 100% ऑफ वैल्यू सी प्लस एस हो गया है प्रैक्टिकली। मतलब गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे करो और सब गुड्स ले जाओ, मतलब एक तरह से डिपार्टमेंट से आप गुड्स खरीद लो, क्योंकि ऑनर नहीं आ रहा है। व्हेन दी ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो गवर्नमेंट बोलती है जिसका कोई नहीं मालिक उसके मालिक हम, और अगर हम मालिक है, हमसे अगर आपको गुड्स चाहिए तो ले जाओ साहब, खरीद लो गुड्स को। 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इज द पेनल्टी का अमाउंट और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, लोअर नहीं है साहब, विच एवर इज हायर। तो सर 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% of the tax payable on such goods whichever is higher is the penalty amount अगर owner of the goods does not comes forward, and अगर exempted goods है और if the owner does not comes forward तो ऐसे केस में instead of 2% it is 5% of the value of the goods, it is 5% of the value of the goods or rupees 25,000 whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty. Okay, clear, done. तो सर 5% of the value of the goods is the penalty payable under CGST. Practically it is 10% of the value of the goods or rupees 50,000 whichever is lower. पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज ने अगर CGST लिखा है तो साहब केवल 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 whichever is lower ही करके आना बेटा। ओके, तो मैं रिपीट करता हूं सर, वेयर दी ऑनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट कितना है साहब? सर CGST के पेनल्टी की बात करूं मैं आपसे, 50% of the value of the goods or 200% of the tax payable on such goods whichever is sir higher, and if goods are exempted goods तो 5% of value of goods और rupees 25,000 whichever is lower, मतलब मैक्सिमम 25,000 फीस 25,000 पेनल्टी है अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो। ये है CGST का। ओके, और यही अगर क्वेश्चन IGST का आ जाए तो सर ये अमाउंट को डबल कर देना, मतलब अगर ऑनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड पेमेंट ऑफ पेनल्टी कितना होगा? अगर गुड्स टैक्सेबल गुड्स है तो ऐसे केस में 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द IGST पेबल, वहां 400% मत कर देना क्योंकि 200% ऑफ द CGST था और 200% ऑफ द IGST है तो टैक्स वैसे भी डबल हो गया बेटा, तो उसका 200% पे कर देना। क्लियर, विच एवर इज हायर, और एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर है तो 10% ऑफ वैल्यू और रुपीज 50,000 विच एवर इज लोअर इज द पेनल्टी का अमाउंट इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्लियर, ये क्लियर पिक्चर है। इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड एंड इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा भाई? क्लियर, एंड क्या लिखा है यहाँ पे सर? क्लोज नंबर C बोलता है क्या, अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेएबल अंडर क्लोज नंबर A और B इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब या तो ये पेनल्टी का अमाउंट जो है वो आप पे करो और किसको गुड्स ले जाओ साहब, कन्वेंस ले जाओ। पर अगर आप बोलते हो नहीं साहब हम तो ये हमारा ऑफेंस कुछ है ही नहीं, झगड़ा करना चाहते हो, मतलब कुल मिला के आप कंटेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दिया कि एक काम करो, आप बॉन्ड साइन करो, सिक्योरिटी फर्निश करो और ले जाओ गुड्स को, और सर बाद में जब केस को हम जीतेंगे या हारेंगे उस टाइम देख लेंगे सर क्या करना है। क्लियर सर, प्रोवाइडेड दैट नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट गिविंग an order of detention or seizure on the person transporting the goods। तो सर ऑब्वियसली ऑर्डर पास होगा, उसका सिस्टम भी नीचे दे रखा है सर, हम बात करते हैं। अच्छा, सब सेक्शन 2 जो पहले था उसको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा था कि सेक्शन नंबर 67 सब सेक्शन 2 के सारे प्रोविजंस जो इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाले थे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। वैसे अब इसका रिलेवेंस नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिट आपने व्हीकल को रोका है और वहीं पे आपने गुड्स को देखा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, कुछ गड़बड़ पाएगी तो आपने वही डिटेन कर लिया सर, इसलिए उस सेक्शन का रिलेवेंस यहाँ पे नहीं था तो हटा दिया, कोई खास बात नहीं सर। आइए, प्रैक्टिकली वो काम नहीं आ रहा था इसलिए हटाया सर इसको। सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है साहब? सर देखो ये पेनल्टी का अमाउंट तो ऊपर हमने पढ़ लिया, पेनल्टी का अमाउंट तो सबसेक्शन 1 में पढ़ लिया हमने, पर उसका सिस्टम क्या होगा, किस तरह से आपके पेनल्टी चार्ज की जाएगी? सबसे पहले आपको शो कोज नोटिस देंगे बेटा, समझे? उसके बाद सर ऑर्डर पास होगा, उसके बाद पेनल्टी की बात आएगी, मतलब उसके बाद सर आप पेनल्टी पे करेंगे। तो ऑर्डर जब तक पास नहीं होता तब तक पेनल्टी आपसे रिकवरी नहीं हो सकती है, इसलिए उसका सिस्टम दे रखा है। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग द गुड्स और कन्वेंस शेल इश्यू अ नोटिस विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन और सीजर। 7 दिन के अंदर डिटेंशन और सीजर के 7 दिन के अंदर वो नोटिस सर्व कर देंगे आपको। अच्छा, वो पर्सन इंचार्ज होता है ना ड्राइवर, उसको हैंड टू हैंड दे देते हैं लोग प्रैक्टिकली। तो सर स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेएबल एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन 7 days, मतलब नोटिस जिस दिन आपको दिया है उसके 7 दिन में सर वो ऑर्डर पास कर देंगे विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर क्लोज नंबर A और B ऑफ सबसेक्शन 1। सर ये ऑर्डर पास कर देंगे। अब साहब अब या तो अपील में जाओ
या पेनल्टी पे करो और सर गुड्स को ले जाओ। पर सर उससे पहले यहाँ पे लिखा है सर, एज पर रूल नंबर 142 सब सेक्शन नंबर 3 सब रूल नंबर 3 यहाँ पे लिखा है कि मान लो सर अगर कोई एसएससी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आता है, साहब छोड़ दो मेरे को, गुड्स ले आने दो, पेनल्टी पे करके मेरे को गुड्स ले आने दो, तो क्या अलाउड है क्या? यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर रूल नंबर 142 सब रूल नंबर 3 where the person concerned makes the payment of amount referred to in section number 129 subsection 1 within 7 days of the notice। डिटेंशन और सीजर होने के 7 दिन में तो आपको नोटिस सर्व करेंगे, नोटिस सर्व होने के 7 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे, पर वो ऑर्डर पास होने से पहले ही, नोटिस सर्व होने के 7 दिन के अंदर अंदर बिफोर सर्विस ऑफ द ऑर्डर, देखिए लिखा है विदिन 7 days of the notice issued under subsection number 3 of section number 129 but before the issuance of order under subsection 3 he shall intimate। सर अगर वो पूरा पेमेंट कर देता है पेनल्टी का, he shall intimate the proper officer of such payment and proper officer shall issue an order concluding the proceedings in respect of such notice। साहब अब एसएससी को लग गया कि साहब आप फंस गए, नोटिस सर्व हुआ, उसके 7 दिन के अंदर पेमेंट करके गुड्स ले जाए, ऑर्डर का इंतजार ना करे, सर ऐसे केस में उसका मैटर उसी टाइम कंक्लूड हो जाएगा एंड गुड्स विल बी रिलीज्ड। सर सब रूल नंबर 4 क्या बोलता है, सब सेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या, नो पेनल्टी शेल बी डिटरमाइंड। देखिए पहले क्या था, टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी, नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पहले लिखा था, अभी टैक्स इंटरेस्ट और वर्ड को डिलीट कर दिया, केवल नो पेनल्टी, क्योंकि सर ये सेक्शन नंबर 129 है, हम चार्जिंग सेक्शन नहीं पढ़ रहे। टैक्स तो लग जाएगा चार्जिंग सेक्शन में, सेक्शन 50 लगा देगा इंटरेस्ट, दिस इज सेक्शन 4 पेनल्टी। तो क्या हो रहा था सर, यहां पे डिस्प्यूट हो रहा था इस सेक्शन में पहले। अच्छा अमेंडमेंट क्यों किया पता है, इस सेक्शन में पहले लिखा था टैक्स भी पे करो, इंटरेस्ट पे करो, पेनल्टी पे करो। अब साहब डिपार्टमेंट इसका टैक्स भी ले लेता था, इस सेक्शन के थ्रू भी टैक्स ले रहा है, सेक्शन 9 के थ्रू भी टैक्स ले रहा है, झगड़े हो रहे थे सर। डिपार्टमेंट बोला हमको तो 200% ऑफ पेनल्टी पे करो, बात खत्म, टैक्स तो हमारा सेक्शन 9 रिकवरी करेगा सर आपसे, इसलिए टैक्स इंटरेस्ट वर्ड को डिलीट किया और यह लिख दिया कि नो पेनल्टी शेल बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन नंबर 3 विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तभी तो आपको नोटिस दिया, शो कोज नोटिस, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दे दिया, उसके बाद ही ऑर्डर पास होगा। एंड ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन नंबर 1, जो पेनल्टी ऊपर रेफर करी थी हमने, अगर आपने पे कर दिया, ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नोटिस शेल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, मैटर क्लोज हो गया, जाओ टाटा बाय बाय से यू। पर ध्यान से पढ़ना आप सरकार, सुनना बात को ध्यान से। डिपार्टमेंट ने क्या किया, गाड़ी पकड़ ली, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स में गड़बड़ था, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ था, और आपको सर आपको ना मतलब आपकी गुड्स और उस कन्वेंस को और उसके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया उन्होंने, रिटर्न करके सीज कर लिया एंड आपको नोटिस दे दिया सर, और बोल दे इतना पेनल्टी पे करो साहब तो ले जाओ गुड्स वरना ना देंगे हम। अब सर डिपार्टमेंट नोटिस दे दिया, उसका आपने रिप्लाई दिया नहीं माना, कुल मिला के 7 दिन में ऑर्डर पास हो गए, पेनल्टी पे करो, और वो ऑर्डर सर होने के 15 दिन निकल गए, कोई नहीं आया, आपने पेनल्टी पे ही नहीं करी। तो ऐसे केस में सर अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी जो गुड्स और कन्वेंस था उसको सर क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा, बेचने की तैयारी शुरू कर देगा, और बेच के जो पैसा आएगा उससे अपनी पेनल्टी को रिकवरी करेगा और बाकी का अमाउंट आपको दे देगा, और आपको बोलेंगे जाओ हो गया हमारा काम। समझे, ये लिखा है सब सेक्शन नंबर 6 में। और इसमें एक बहुत ही सुंदर बात और कही है, ट्रांसपोर्टर के लिए देखना ध्यान से, पहले पूरा पढ़ना सर। वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन नंबर 1 विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर आने के 15 दिन के अंदर आपने अगर पूरा पेमेंट नहीं किया जो ऑर्डर में पेनल्टी का अमाउंट लिखा था वो वाला अमाउंट, तो ऐसे केस में द गुड्स और द कन्वेंस so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise in such manner and within such time as may be prescribed। आगे लिख रखा है, आगे रूल इंसर्ट किया इसके लिए, बात करेंगे कैसे सेल करेंगे, सेल करने के बाद क्या होगा सर, टू रिकवर द पेनल्टी पेबल अंडर सबसेक्शन नंबर 3। तो सर जो पेनल्टी का अमाउंट ऊपर बताया हमने उतना रिकवरी करने के लिए ये आपकी गुड्स और कन्वेंस को बेच देंगे। पर सर अब एक सिचुएशन क्या ही, उसके लिए सोल्यूशन दिया ट्रांसपोर्टर को, बेटा बड़ा सुंदर पॉइंट है ये, बड़ा सुंदर पॉइंट है सर ये। चलो एक बार ये पढ़ लो फिर मैं आपको थीम समझाऊंगा इसकी। प्रोवाइडेड दैट द कन्वेंस shall be released on payment by the transporter of the penalty under subsection number 3 or rupees 1 lakh whichever is less। सर कन्वेंस के लिए लिखा है, गुड्स के लिए नहीं लिखा है। क्या लिखा है, द कन्वेंस shall be released on payment by the transporter of the penalty, या तो पेनल्टी ट्रांसपोर्टर पे कर दे वो अमाउंट, या फिर rupees 1 lakh whichever is less पे करे, अपना गाड़ी ले जाए,
गुड्स वही छोड़ दे, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या होता है। मान लो साहब मैं ट्रांसपोर्टर हूं, अब मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, आपने जो गुड्स दिए वो मैंने अपनी ट्रक में रखे, और मैं सर ईबी बिल भी बना दिया, सब काम हो गया, मैं जा रहा था सर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने गाड़ी रोकी, मैंने गुड्स चेक करा है, अब इसमें गड़बड़ पाई गई, मेरे को तो पता ही नहीं था सर ऐसी कोई गड़बड़ है सर। अब मैंने तो डिपार्टमेंट का आप एक काम करिए, गुड्स रखो अपने पास, मेरी गाड़ी तो छोड़ो कम से कम। तो पहली बात तो ये, डिपार्टमेंट बोलता है भाई ट्रांसपोर्टर तेरे को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हम तो ये मानेंगे कि तू भी इन्वॉल्व था उसके अंदर, क्योंकि सर ऑफेंडिंग गुड्स तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, पर सर ट्रांसपोर्ट बोलता है साहब वो जब तक पेनल्टी पे नहीं करेगा तब तक मैं यही रहूंगा क्या साहब, और वो पेनल्टी नहीं पे करेगा, मेरी ट्रक गई बिल्कुल ही, अब ट्रक की वैल्यू 20 लाख रुपए। अब सर तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन दिया कि वो 1 लाख रुपए पे करे और अपना ट्रक छुड़वाए, गुड्स तो वही रहने दे भली। अच्छा, या तो वो पेनल्टी जो ऊपर सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 में इस सेक्शन में जो पेनल्टी लगी है तो वो पे कर दे, या ₹1 लाख विच एवर लेस पे करे, अपना ट्रक ले जाए साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आजकल ट्रांसपोर्टर भी बड़े बदमाश है। या ये कह दो कि सर उनके लिए बड़ा यूजफुल सेक्शन है, कैसे, मान लो उसकी ट्रक के अंदर 5 लोगों के सामान थे, उसमें से एक ने कोई गड़बड़ कर रखा था साहब, अब वो एक के चक्कर में 4 लोग दूसरे और परेशान हो रहे, वो ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि भाई 1 लाख पे कर निकल। अब वो ट्रांसपोर्टर भी बहुत होशियार है, ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन कह दिया या तो उसकी पेनल्टी पे कर दे या ₹1 लाख विच एवर लेस पे कर और ले अपना ट्रक, गुड्स छोड़ दे। जब ओनर आएगा तब बात करेंगे उससे हम। अब साहब ट्रांसपोर्टर होशियार, अब बाकी के 4 जो लोग थे जिनके गुड्स उस ट्रक में थे, सर उनका फोन आ रहा है ट्रांसपोर्टर के पास, साहब हमारा गुड्स कब तक डिलीवर होगा। सर वो बोलता है क्या, अरे साहब रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए, किसी के गुड्स थे उसमें गड़बड़ थी, तो बाकी के लोग बोलते हैं हमारी क्या गलती इसमें, तो ट्रांसपोर्टर बोलता है मेरी क्या गलती इसमें। अब बाकी लोग क्या डेस्परेट हो रहे, सर हमको गुड्स अर्जेंट चाहिए, हमको गुड्स अर्जेंट चाहिए, तो सर ट्रांसपोर्टर उनसे बोलता है एक काम करो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं इनको 1 लाख का पेनल्टी पे कर देता हूं और मेरा ट्रक छूट जाएगा, मैं ले आऊंगा आपकी गुड्स। तो सर ट्रांसपोर्टर इतने होशियार है आज की तारीख में, हमने तो प्रैक्टिकली देखा है, ट्रांसपोर्टर इतने होशियार है, उन 4 से बात कर रहे हैं, और सर उन 4 में से अगर 2-3 लोग मतलब 1 लाख उससे ही मांग रहे हैं, 1 लाख इससे ही मांग रहे हैं, तुम पे कर, तुमको जल्दी तुम पे कर दो, मेरा ट्रक ले आऊंगा साहब। और सर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, उन 4 में से मान लो 3 लोग मान गए, 3 लाख का पेनल्टी तो उनसे ले लिया रिश्वत एक तरह से ट्रांसपोर्टर ने, और डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए पे किया, 1 लाख या पेनल्टी का अमाउंट विच एवर लेस वो पे किया, और सर ट्रांसपोर्टर की तो एक्स्ट्रा कमाई हो गई सर इसके अंदर। ऐसे होशियार है लोग। पर सर डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्टर को एक ऑप्शन दिया कि ठीक है यार, वो गुड्स का ऑनर अगर पेनल्टी पे नहीं करता तो ट्रांसपोर्टर तेरे को अगर ट्रक ले नहीं हो तो तू वो पेनल्टी का अमाउंट या ₹1 लाख विच एवर लेस पे कर और ले आ सर, समझे। पर हाँ मैंने थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल व्यू भी आपको दिया, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द सेक्शन बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट, देखो सर जब ऑर्डर पास किया उसके 15 दिन तक पे नहीं किया पेनल्टी का अमाउंट, तब जाके वो गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी करेंगे। पर अगर गुड्स हैजार्डियस नेचर के हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, या ऐसे गुड्स है जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ थोड़े बहुत डेटोरेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ऐसे केस में इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज डिपार्टमेंट कैन सेल दोस गुड्स टू रिकवर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। ये यहां पे लिखा है, कोई खास बात नहीं सर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with the passage of time, the said period of 15 days may be reduced by the proper officer, clear। और 15 दिन से पहले ही उन गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है डिपार्टमेंट। ओके डन। अब सर मैं वापस इस सेक्शन को, सेक्शन 129 को एक बार शॉर्ट वे में रिवाइज कर लेता हूं। सिंपल सी बात ये कि ड्यूरिंग ट्रांजिट या वाइल स्टोरेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर कोई गुड्स या उसके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ पाए गए तो ऐसे केस में सच गुड्स एंड कन्वेंस बोथ आर लायबल फॉर डिटेंशन और सीजर, और उन गुड्स और कन्वेंस को तभी छोड़ा जाएगा जब पेनल्टी इतना पे करो, या फिर आप बॉन्ड और सिक्योरिटी दे दो डिपार्टमेंट को तो गुड्स ले जा सकते हो आप। अब सर ऐसे केस में पेनल्टी कितना पेबल है, इफ द ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स इज द पेनल्टी का अमाउंट, और इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स सर 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 whichever is lower is the penalty amount। पर अगर owner of the goods does not comes forward तो 50% of the value of the goods और 200% of the penalty payable, 200% of the tax payable, उतना amount of penalty पे करो और सर goods ले जाइए whichever is higher। पर अगर exempted goods है तो 5% of the value of the goods और ₹25,000 whichever is lower is the penalty amount, इतना पे करो और भारत माता की जय करो। ये CGST का पेनल्टी भाई। और हाँ ये ऑर्डर पास करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड कैसे देते हैं लोग सर, बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। सर जैसे ही ट्रक पकड़ी, माल पकड़ा, सर डिपार्टमेंट क्या देगा, शो कोर्स नोटिस देगा विद इन 7 days, एंड उसके 7 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा कि सर पेनल्टी लगाना है कि नहीं लगाना है।
आप रिप्लाई देंगे। देखो डिटेंशन सीजर के 7 दिन के अंदर वो नोटिस सर्व करेंगे, और नोटिस सर्व करने के 7 दिन के अंदर उनको ऑर्डर पास करना है। अब मान लो आपने रिप्लाई दिया, आपने जस्टिफाई कर लिया कि सब कुछ सही है, तो सर गुड्स छोड़ देंगे, ऑर्डर विड्रॉ कर लेंगे और माहौल हो जाएगा सर। पर अगर मामला गड़बड़ था तो पेनल्टी का ऑर्डर पास कर देंगे, और पेनल्टी का ऑर्डर जब पास किया उन्होंने सर, उसके 15 डेज में अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी करेंगे, एंड सर एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो आपको पे कर देंगे, वो आगे पढ़ने वाले हैं। पर अगर हैजार्डियस नेचर के गुड्स थे, पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे, या टाइम के साथ साथ गुड्स खराब हो जाएंगे, तो ऐसे केस में 15 दिन से पहले भी गुड्स बेच सकता है डिपार्टमेंट की पावर है डिपार्टमेंट को। क्लियर। पर हाँ, अगर मान लो आपके गुड्स सीज हो गए और आपको नोटिस सर्व हो गया, पर उसके 7 दिन के अंदर अंदर बिफोर सर्विस ऑफ द ऑर्डर अगर आप पूरा टैक्स, पूरा पेनल्टी का अमाउंट पे कर देते हो, तो ऐसे केस में गुड्स विल बी रिलीज्ड और ऑर्डर पास कर दिया जाएगा आपके फेवर में कि ठीक है जाओ, रिलीज का ऑर्डर पास कर देंगे। फेवर में तो क्या है बेटा, पेनल्टी तो ले ली आपसे। क्लियर, डन, ये पूरा सेक्शन खत्म होता है। अब ओके सर, अब एक सर्कुलर था, वैसे ही इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर हाँ अच्छा मैंने पूरा ही 1 to 10 आपको पढ़ा दिया है सर। एक सर्कुलर था कि who will be considered as owner of the goods for the purposes of section number 129 subsection 1 of the CGST Act। owner of the goods माना किसको जाएगा, तो यहां बोला है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर आप डॉक्यूमेंट्स वर अकम्पनिंग, बट डिलीवरी चालान हो गया, एवी बिल हो गया या इनवॉइस वगैरह वो अकम्पनिंग था, तो उसमें कंसर्न है या कंसर्न नहीं, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, ये मान लेंगे ये ओनर ऑफ द गुड्स ये है साहब। पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन कि इन गुड्स का ओनर कौन है, और अगर वो ओनर आता है तो पेनल्टी का अमाउंट कम है, ओनर नहीं आता तो पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा है सर। कोई खास बात नहीं है, सर्कुलर पहले भी था अभी भी सर। आइए ये 144A रूल नंबर 144A नया ऐड हुआ है, नया इंसर्ट हुआ है, कोई खास बात नहीं, कोई टफ नहीं है, सिंपल है सर। रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट, जो भी हमने पढ़ा, देखिए अभी हमने यहां बात करी ना सर, सर कन्वेंस और डिटेन्ड ये रहा, द गुड्स or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of or otherwise in such manner and within such time as may be prescribed। तो आपको पता है जहां जहां प्रिस्क्राइब वर्ड लिखते थे वहां वहां गवर्नमेंट को पावर था रूल्स बनाने का, और सर वहां पे रूल नंबर 144A इंसर्ट कर दिया कि हम गुड्स को कैसे बेचेंगे और कैसे उसका पैसा रिकवरी करके हम बाकी का अमाउंट देंगे सर। देखिए ध्यान से सर, किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं सेक्शन नंबर 1 रूल नंबर 144A के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे सर, पहली बात तो ये, जब भी गुड्स कोई सीज होती है, डिटेन होती है, और ड्यूरिंग ट्रांजिट इसको जब डिटेन या सीज किया, उसका नोटिस दिया, ऑर्डर पास कर दिया, और विद इन 15 डेज कोई नहीं आया, तो ऐसे केस में इसको गुड्स को बेचेंगे कैसे बेचेंगे, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू बेचेंगे बेटा, इंक्लूडिंग ई ऑक्शन। क्लियर। तो यहां लिखा है सर वही बात रिपीट करिए, विद इन 15 डेज अगर कोई नहीं आया तो हम इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। और हाँ, पेरिशेबल नेचर का गुड्स हुआ, हैजार्डियस नेचर का गुड्स हुआ, तो बिफोर 15 डेज भी, इवन बिफोर द 15 डेज, मतलब इस टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज को रिड्यूस कर सकता है ऑफिसर, और उसके पहले भी वो क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ करने की तैयारी कर सकता है। कैसे करेगा सर बाय प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री एंड एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स एंड कन्वेंस। डिपार्टमेंट क्या करेगा, जितने भी गुड्स को सेल करना उसकी इन्वेंट्री बनाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करेगा कि इतना का माल है साहब ये। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, द सेड गुड्स और कन्वेंस शेल बी सोल्ड थ्रू एन ऑक्शन, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑक्शन इंक्लूडिंग ई ऑक्शन, फॉर विच अ नोटिस of auction shall be issued clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sold or purpose of sale। डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसका एक नोटिस इश्यू करेगा, और नोटिस इश्यू करके बोलेगा साहब ये माल बेचना है, इसका हमने सीज करिए, डिटेन करिए, और हमारा पर्पज है रिकवरी करना। क्लियर, ये लिखेगा। पर हाँ सर, डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिड इन्वाइट करेगा। अब बिड इन्वाइट करने के लिए एटलीस्ट 15 डेज का टाइम डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा सर, एटलीस्ट 15 डेज का टाइम। देखिए सर आगे लिखा है सर, क्या पहली बात तो ये डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करेगा, पर हाँ यहां पे एक ऑप्शन और दे दिया कि अगर जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देखो साहब आपकी गुड्स को उन्होंने डिटेन कर लिया, सीज कर लिया, नोटिस सर्व कर दिया, ऑर्डर पास हो गया, पेनल्टी आपने 15 डेज हो गए पे नहीं किया। अब साहब डिपार्टमेंट ने ऑक्शन की तैयारी कर दी, अब डिपार्टमेंट ऑक्शन करने वाला है, पर ऑक्शन का नोटिस सर्व करने से पहले आप आ गए साहब, प्लीज साहब दे दो मेरे गुड्स सर, मैं पेनल्टी पे करने तैयार हूं सर। या तो ट्रांसपोर्टर आ गया या ऑनर ऑफ द गुड्स आ गया और बोलता है क्या साहब मैं पेनल्टी पे करने के लिए तैयार हूं, ऑक्शन मत करो सर, ये ले जाओ साहब। तो ऐसे केस में या क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द सेड गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स, ओनर या ट्रांसपोर्टर पेज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1, देन अच्छा पेनल्टी का अमाउंट तो पे करना ही करना, इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंस इंकर्ड इन सेफ कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस। देन ऐसे केस में सर क्या हुआ बेटा,
इतने टाइम तक हमने गुड्स रखा सेफ कस्टडी में, उसका हैंडलिंग किया, उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे आफ्टर द टाइम मेंशन इन सब रूल नंबर 1 बट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ नोटिस। बेटा सर जो ई ऑक्शन का नोटिस था वो सर्व होने से पहले पहले अगर असेसी आ जाता है तो ऐसे केस मतलब असेसी मतलब ओनर ऑफ द गुड्स या ट्रांसपोर्टर अगर आ जाता है तो ऐसे केस में सर वो पेनल्टी का अमाउंट जो ऊपर हमने बताया था सेक्शन नंबर 129 में वो प्लस एनी एक्सपेंस इंकर्ड इन सेफ कस्टडी एंड हैंडलिंग ऑफ द गुड्स वो पे कर सर हम आपका गुड्स का ऑक्शन नहीं करेंगे, आपको दे देंगे गुड्स, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। पर सर अगर ऑक्शन का नोटिस दे दिया तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देना पड़ेगा सक्सेसफुल मतलब जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को टू पार्टिसिपेट इन द बिड। देखिए सर द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ द बिड और द डेट ऑफ ऑक्शन शेल नॉट बी अर्लियर देन दी 15 days from the date of issue of the notice referred to in sub rule number 2। मतलब एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देना पड़ेगा टू सबमिट द बिड्स। पर हाँ अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हेजार्डियस नेचर के तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट इस टाइम लिमिट 15 डेज को रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है सर, जहां जहां टाइम लिमिट दे रखी वहां पेरिशेबल नेचर के गुड्स में टाइम को रिड्यूस करने का पावर है ऑफिसर के पास, कोई खास बात नहीं है। देन द प्रॉपर ऑफिसर में स्पेसिफाई द प्री बिड डिपॉजिट। अब सर ये नॉर्मल ऑक्शन के प्रोसीजर है सर, ये आपको आइडिया भी होगा इसके बारे में। कभी भी ऑक्शन होता है तो प्री बिड का एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है और जब बिडिंग होती है तो सक्सेसफुल बिडर जो होता है उसका अमाउंट रोक के बाकी सबका जो अमाउंट होता है प्री बिड अमाउंट जो डिपॉजिट करते हैं लोग इनको वापस रिफंड कर दिया जाता है। और हाँ जो सक्सेसफुल बिडर है उसका बिड अमाउंट मान लो था, प्री बिड डिपॉजिट जो अमाउंट था मान लो सबके लिए था 10,000 रुपए, 10,000 जो होगा अमाउंट वो उसका एक तरह से मान लेंगे एडवांस पेमेंट आ गया। एंड सर बाकी का सक्सेसफुल बिडर क्या करेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा, ऑक्शन का जो अमाउंट फाइनल हुआ होगा और सर अपने गुड्स ले आएगा वो। पर हाँ अगर सक्सेसफुल बिडर फाइनल अमाउंट विद इन द टाइम पे करने में सर फेल हो जाता है तो उसका जो प्री बिड डिपॉजिट का अमाउंट था वो फॉरफिट हो जाएगा। ये जनरल टेंडेंसी है, जनरल प्रैक्टिस होता है ऑक्शन के केस में, कोई खास बात नहीं सर। क्लियर, डन। एंड द सक्सेसफुल द प्रॉपर ऑफिसर शेल इश्यू अ नोटिस टू द सक्सेसफुल बिडर रिक्वायरिंग हिम टू मेक द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन करने के ऑक्शन में सक्सेसफुल बिडर मान लो आप थे, आपको डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा कि साहब 15 दिन में पेमेंट करो और गुड्स ले आओ। पर अगर गुड्स हैजार्डियस नेचर के पेरिशेबल नेचर के तो 15 दिन के टाइम को रिड्यूस भी कर सकता है ऑफिसर। ठीक है सर, बट अगर आप पूरा अमाउंट पे कर देते ऑन पेमेंट ऑफ दी फुल बिड अमाउंट, आपके लिए क्या कर देंगे, पोजीशन भी गुड्स की आपको दे देंगे, ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर कर देंगे और एक सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे कि मालिक आप है सर, इन गुड्स के मालिक अब आप हो गए हो। एंड सर ध्यान देना, मान लो डिपार्टमेंट ने ऑक्शन के लिए इन्वाइट किया लोगों को पर कोई आया ही नहीं सर, या बहुत कम बीड्स आई या बहुत लोअर वैल्यू की बीड्स आई है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि वो चाहे तो इनको बिड के प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर शेल कैंसिल द प्रोसेस and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids। Clear? ठीक सर। Where an appeal, अच्छा एक और बात मैंने आपको बताया कि सर आपको शो को देखो, जब आपकी गुड्स डिटेन हुई आपको नोटिस सर्व कर दिया डिपार्टमेंट ने, उसके 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप पेमेंट करो या आपको ऑर्डर सर्व कर जाएगा। मान लो आपने रिप्लाई दिया नोटिस का, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब ऑर्डर पास करने के बाद आपको बोल दिया विद इन 15 डेज पे करो नहीं तो हम गुड्स को बेच देंगे। अब सर आपने क्या कर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। अपील फाइल कर दी तो सर डिपार्टमेंट तो आपकी गुड्स सर बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि कल को आप अपील जीत गए तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट विल हैव टू रिटर्न द गुड्स टू यू। तो इसलिए यहां लिखा है क्या, वेयर एन अपील हैज बीन फाइल्ड बाय द पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, तो ऐसे केस में सर द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ द पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट अंडर दिस रूल शैल बी डीम्ड टू बी स्टेड। मतलब अगर आपने अपील कर दी तो ऑब्वियसली सर स्टे हो जाएगा, सर ये ऑक्शन नहीं कर पाएंगे, प्रोवाइड दैट दिस सब रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स ऑफ पेरिशेबल और हैजार्डियस नेचर। ऑब्वियसली वो गुड्स खराब हो जाएगी सब, इनको नहीं रोक सकते, इसको बेच देंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा अब वो पैसे पे झगड़ा चलता रहेगा। अब वो पैसा मान लो 10 करोड़ रुपए आया, अब नाउ 10 करोड़, अगर एसएससी केस जीत गया तो 10 करोड़ उसको दे देंगे, नहीं तो 10 करोड़ डिपार्टमेंट अपना पेनल्टी काट के बाकी अमाउंट एसएससी को दे देगा बेटा। क्लियर, डन। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं सर, कोई खास बात नहीं। रूल नंबर 144A, रिकवरी ऑफ पेनल्टी बाय सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस डिटेन्ड और सीज्ड इन ट्रांजिट। ऐसे केस में जब भी आपकी गुड्स या कन्वेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट सीज हुई है, डिटेन हुई है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट जब ऑर्डर पास कर देता है पेनल्टी का, उसके 15 डेज में भी अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी तो वो प्रोसीड करेगा गुड्स को बेचने के लिए, कन्वेंस को बेचने के लिए। एंड सर उसके लिए वो क्या करेगा, सर इन्वेंट्री तैयार करेगा, मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करेगा, एंड सर फिर ऑक्शन से इसको गुड्स को बेचेगा इंक्लूडिंग ई ऑक्शन, उसके लिए नोटिस सर्व करेगा। पर नोटिस इश्यू करने से पहले आप अगर आ गए और आप पूरा पेनल्टी का अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस जो इनको हैंडलिंग के लिए लगे
सेफ कस्टडी के लिए रखे, वो पे कर देते हो तो नोटिस सर्व नहीं करेंगे, मैटर क्लोज हो जाएगा, मैटर खत्म, आप ले जाओ गुड्स को सर। पर आप नहीं आए तो ऐसे केस में नोटिस सर्व हो गया ऑक्शन का। अब ऑक्शन में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्री बिड डिपॉजिट का अमाउंट रखेंगे, मिनिमम 15 डेज का टाइम देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को सर। ऑक्शन की डेट से जिस दिन नोटिस सर्व किया था ऑक्शन के लिए, वहां से ऑक्शन के लिए मिनिमम 15 डेज का टाइम रखना पड़ेगा बिड सबमिट करने के लिए सर। क्लियर? अब सर जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उसका बिड का अमाउंट रोक दिया जाएगा, बाकी सबका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, प्री बिड डिपॉजिट का अमाउंट। और अगर सक्सेसफुल बिडर फेल हुआ था पूरा पेमेंट पे करने में तो उसका प्री बिड डिपॉजिट अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। एंड सर अगर सक्सेसफुल बिडर ऑक्शन खत्म होने के 15 डेज के अंदर पूरा पे कर देता है अमाउंट, तो सर गुड्स उसको दे दिए जाएंगे, हैंड ओवर कर देंगे उसको, मालिक उसको सर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी उसको इश्यू कर दिया जाएगा, एंड उसकी गुड्स की पोजीशन भी उसको दे दी जाएगी सर। क्लियर? डन। और सर अगर ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस अगर एसएससी ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट जिसमें उसको पेनल्टी चार्ज किया था उसके अगेंस्ट अगर अपील फाइल कर दी, उसकी अपील अगर एक्सेप्ट हो गई है, तो ऐसे केस में सर ये ऑक्शन का प्रोसेस जो था ये क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, एंड डिपार्टमेंट इसको ऑक्शन नहीं कर पाएगा। पर अगर गुड्स हैजार्डियस नेचर के या पेरिशेबल नेचर के हुए तो सर ऐसे केस में गुड्स को एक बार बेच देंगे, फिर जो पैसा आएगा उस पर झगड़ा चलेगा कि पैसा किसका है। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ये था रूल नंबर 144 ए। सर 154 नया इंसर्ट हुआ सर, देखना ध्यान से। ये सर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ है, रिप्लेस हुआ है सर, देखना ध्यान से। रूल नंबर 154 डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कन्वेंस और मूवेबल एंड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा अच्छा पहली बात तो ये रूल नंबर 154 जो है बेटा, ये केवल अभी जो हमने सेल का जो ऑक्शन का हमने सिस्टम पढ़ा केवल उसके लिए नहीं है, पूरे जीएसटी एक्ट में अगर कभी भी आपके गुड्स कॉन्फिस्केट हो गए या रिकवरी प्रोसीडिंग के दौरान आपसे रिकवरी करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर लिया, प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवरी कर रहे हैं, भले वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, या जो अभी हमने ट्रांजिट में गुड्स वगैरह पड़े वो हो, या ट्रक कन्वेंस वगैरह हो, उन सारे केसेस में डिपार्टमेंट अल्टीमेटली आपसे रिकवरी करने के लिए, देखो कॉन्फिस्केशन अगर हो गया तो मालिक ही गवर्नमेंट बन गया, वो जितना पैसा बेचेगा, जितना अमाउंट में गुड्स को बेचेगा वो सब डिपार्टमेंट का ही होगा। पर अगर ओनली सोल पर्पज ऑफ रिकवरी के लिए, रिकवरी के पर्पज के लिए, भले वो रिकवरी सर किसी भी पर्पज के लिए हो, पूरे एक्ट में रिकवरी के पर्पज के लिए अगर आपकी गुड्स मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या गुड्स इन ट्रांजिट हो या कन्वेंस हो, इनको अगर बेच के पैसा रिकवरी कर रहा है तो उसका सिस्टम क्या होगा सर। मान लो गुड्स या जो भी कन्वेंस था या जो प्रॉपर्टी थी मूवेबल इमूवेबल, उसको बेच के मान लो ₹1 CR आया और आपका टैक्स पेबल था केवल ₹40 लाख, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मिला के 40 लाख वो पेएबल और पैसा आया 1 करोड़, तो डिपार्टमेंट उस 1 करोड़ को एलोकेट कैसे करेगा? क्या डायरेक्ट 60 लाख आपको दे देगा या क्या करेगा? वो यहां दिया है सर। The amount so realized from sale of goods or conveyance, movable or immovable property for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty under section number 129 subsection 3 shall first be appropriated against the admin cost of the recovery process। ध्यान देना बेटा, आपका जो 40 लाख रिकवरेबल था ना वो भी बाद में आएगा, पहले सर वो रिकवरी प्रोसेस को सर सॉरी जो रिकवरी प्रोसेस थी ना बेटा, गुड्स बेच के पैसा रिकवरी करने वाली, तो गुड्स बेचने पे जो एडमिन कॉस्ट है पहले वो रिकवरी होगी सर। उसके बाद नेक्स्ट बी एप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड और टू द पेमेंट ऑफ पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 इज द केस में, मतलब उसके बाद जो अमाउंट का रिकवरी आपका बाकी था वो एडजस्ट किया जाएगा। जो 40 लाख हमारे एग्जांपल में था, मान लो एडमिन कॉस्ट था ₹2 लाख, ये गया 40 लाख, अमाउंट आया था मान लो 1 CR, अब रिमेनिंग जो अमाउंट है 48 लाख, उसके लिए क्या कहा है, नेक्स्ट बी एप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू। देखो बेटा पहले से आप चोर हो बेटा, तभी तो रिकवरी की बात आ रही है सर, इसलिए डिपार्टमेंट पहले चेक कर लेगा एनी अदर अमाउंट ड्यू है क्या फ्रॉम द डिफॉल्टर अंडर द एक्ट और अंडर द IGST एक्ट और UTGST एक्ट और एनी ऑफ द SGST एक्ट और एनी अदर और द रूल्स मेड अंडर, मतलब GST का कोई भी अमाउंट अगर आपका बाकी है तो वहां पैसे आप पहले पैसे देंगे सर, और उसके बाद अगर बच गया तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इफ यू आर रजिस्टर्ड इन GST, एंड इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन GST और आपसे रिकवरी करेंगे इस तरह से, तो ऐसे केस में ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा बेटा। पर अगर रिमेनिंग अमाउंट लेने के लिए कोई आता ही नहीं है और वो अमाउंट ट्रेसेबल, वो पर्सन ट्रेसेबल भी नहीं है, तो ऐसे केस में सर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस और फर्दर पीरियड एज द प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ, उसमें भी कोई पर्सन अगर नहीं आता है या उसको पेमेंट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कुल मिला के बैलेंस, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू पे द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स, ऐसे केस में सर सच बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स शैल बी डिपॉजिटेड विद द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो देश के कंज्यूमर्स के वेलफेयर में काम आएगा। देश के कंज्यूमर मतलब जो देश को खा गए, देश के नेता लोग, सॉरी ये तो देश का कल्याण कर रहे हैं सर। ओके सर, यहां तक बात समझे क्या मेरी आप? तो सर
कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर 6 मंथ के अंदर अंदर प्लस फर्दर पीरियड जो ऑफिसर अलाउ कर दे उसमें भी कोई पर्सन नहीं आ रहा है या उसको अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट देना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अमाउंट पर्सन ट्रेसेबल ही नहीं है सर। भाग गया, ट्रक छोड़ के भाग गया आदमी सर। सर अब सर ऐसे केस में उसमें से गुड्स पड़े थे वो बहुत महंगे थे, चलो ट्रक का तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरटीओ से निकालेंगे ओनर कौन है, पर सर जो गुड्स थी उसका ओनर कौन है पता ही नहीं सर। तो या कुछ भी किसी भी केस में रिकवरी के केस में सर आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी किया, मूवेबल हो इमूवेबल हो और वहां पर ऑनर ऑफ द गुड्स ट्रेसेबल नहीं है तो रिमेनिंग अमाउंट किसको देना है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा बोला है। तो सबसे पहला एडमिन कॉस्ट मेरी का जो कॉस्ट होगा वो सेटल करेंगे, फिर आपका जो अमाउंट रिकवरेबल था वो सेटल करेंगे, फिर एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट और एनी ऑफ दी एसजीएसटी एक्ट वहां सेटल करेंगे सर। और उसके बाद कुछ बच गया तो इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर में डाल देंगे या फिर आपके बैंक अकाउंट डाल देंगे, नहीं तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड तो ही है सर। क्लियर, डन, ओके, ये खत्म होता है अब। ओके अच्छा, मैंने बुक के अंदर ये इलस्ट्रेशन दे रखा था ना सर, तो ऑब्वियसली सर ये भी लास्ट जो सेक्शन में 129 पढ़ा उसके रिलेटेड था, तो इसका आंसर भी मैंने अमेंड कर दिया, ध्यान रखिएगा बेटा। आइए बच्चों, ये पूरा सेक्शन में 129 एंड रिलेटेड रूल्स खत्म होते हैं अब। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको टफ नहीं लगा, मैंने उसको रिवाइज भी करा दिया पूरा आपको। आइए सर सेक्शन में 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी, इसमें भी छोटे छोटे 2-3 अमेंडमेंट किए, वो भी हम देख लेते हैं सर, ध्यान देना बेटा। सबसे पहला जो इस सेक्शन की स्टार्टिंग थी सब सेक्शन 1 से, उसकी स्टार्टिंग वर्ड्स में लिखा था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इन वर्ड्स को काट दिया। क्यों काटा बेटा? पहले इस सेक्शन का मीनिंग आ रहा था कि दिस सेक्शन विल इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर सेक्शंस, पर सर ये सेक्शन जो है बेटा ओवरराइडिंग नहीं है, ये कॉन्फिस्केशन का सेक्शन है, इसलिए यहां पर एक तरह से रॉन्ग ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ था, इनको डिलीट करके गवर्नमेंट ने नॉट विथस्टैंडिंग को हटा के वेयर वर्ड लिखा केवल। मतलब देखो आगे बताता हूं, 5 केस जो पहले भी थे अभी भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, इन 5 केसेस में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, ये 5 में से कोई भी गड़बड़ अगर आपने कर रखी है तो ऐसे केस में योर गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। सर अच्छा, उन गुड्स पे अगर टैक्स पेबल था वो तो पे करना ही पड़ेगा, उन गुड्स पे कोई इंटरेस्ट पेबल है, उन गुड्स पे कोई पेनल्टी पेबल है, वो तो पे करनी करनी है, ये कॉन्फिस्केशन अलग से है, इसलिए ये नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड जो था ये यहाँ पे सुटेबल नहीं था, इसको हटाया सर, क्योंकि कॉन्फिस्केशन इज इन एडिशन टू द टैक्स और इंटरेस्ट पेबल, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की पेबल के अलावा कॉन्फिस्केशन है अगर आपने कॉन्ट्रावेशन किया तो, समझे? अच्छा, ये 5 केसेस जो पहले थे वो अभी भी है सर, कोई खास बात नहीं है। सेकंड बात, अब यहां पर जो एक अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है सर, आपको पता है अगर कोई भी गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो गया, अगर किसी भी गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो गया तो प्रॉपर ऑफिसर को बोला हुआ है कि you shall give an option to pay a fine in lieu of confiscation which is called redemption fine। सर ऑनर ऑफ द गुड्स को रिडम्पशन फाइन पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और रिडम्पशन फाइन कितना होगा सर, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, कोई मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्जेबल देयर ऑन, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स थी ₹40 लाख, टैक्स चार्जेबल देयर ऑन था मान लो ₹4 लाख, तो सर 36 लाख विल बी द मैक्सिमम अमाउंट, 36 लाख कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट जितना आपसे हम कॉन्फिस्क रिडम्पशन फाइन ले सकते हैं। क्लियर? बट फर्दर एट द सेम टाइम, अच्छा ये पहले भी ये था, अभी भी ये, अभी चेंज, अब आएगा चेंज, तो फर्दर एट द सेम टाइम द एग्रीगेट ऑफ द सच फाइन एंड पेनल्टी लेवेबल shall not be less than the amount। देखिए ध्यान से, जो पहले सेक्शन में 129 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस दे रखा था, अब सेक्शन में 129 सबसेक्शन 1 में जो पेनल्टी थी वो 200% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व कर दिए सर, समझे सर? और अगर ऑनर नहीं आता तो कुछ अलग किया है, और ऑनर आ गया तो पेनल्टी अलग है सर, और 200% ऑफ टैक्स पेबल इज द पेनल्टी जनरली बेटा, अगर ऑनर आ जाता तो, पर वहां से हटा दिया क्योंकि वहां पे पेनल्टी बढ़ा दी, पहले 100% ऑफ पेनल्टी था, 100% टैक्स पेबल वाज द पेनल्टी, उसको हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, सच फाइन पेनल्टी शेल नॉट बी लेस देन द पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। मतलब टैक्स पेबल था ₹4 लाख, वैल्यू ऑफ गुड्स था, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स था 40 लाख, तो 40 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया भाई? 36 लाख कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फाइन एंड 100% ऑफ द टैक्स पेबल, 100% ऑफ टैक्स पेबल कितना है बेटा? 4 लाख,
तो 4 लाख कैन बी द मिनिमम अमाउंट, कि इतना तो साहब आपका रिडम्पशन फाइन प्लस पेनल्टी का अमाउंट होना ही चाहिए साहब इसमें। ओके, तो मिनिमम अमाउंट के लिए रेफरेंस दे रखे थे सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 में, जहां पर अमेंडमेंट करके 100% ऑफ टैक्स पेएबल से पेनल्टी बढ़ा के 200% कर दिया, पर गवर्नमेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्फिस्केशन फाइन, रिडम्पशन फाइन जो करना था वो 100% ऑफ टैक्स पेएबल ही करना था, इसलिए 129 सब सेक्शन 1 का रेफरेंस हटा के 100% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, इतना ये वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया सर। क्लियर, डन। तो सर कुल मिला के मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फाइन विल बी सर 100% of the minimum amount of redemption fine plus penalty payable under this section shall be sir 100% of the penalty payable on such goods. Clear, done सर, समझे क्या? अच्छा, एक और बात, यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं था, बस बता रहा हूं, अगर कन्वेंस का भी कॉन्फिस्केशन हुआ है सर, कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन कब होता है? अगर जहां पे ट्रांसपोर्टर या उसका एजेंट या ड्राइवर, पर्सन इंचार्ज, वो भी इन्वॉल्व था ऑफेंस में, तो कन्वेंस इज आल्सो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, अदरवाइज कन्वेंस कॉन्फिस्केट नहीं होता है। पर अगर कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो गया तो उसके लिए रिडम्पशन फाइन होता है क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। ये पहले भी था, अभी भी है सर, पर जस्ट पॉइंट क्लास बता रहा हूं सर। फाइन इक्वल टू द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड देयर ऑन। सर मतलब इस एग्जांपल में 4 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फाइन इन केस ऑफ कन्वेंस। ओके, डन सर। फिर ये सब सेक्शन नंबर 3 था जिसको डिलीट कर दिया बेटा, अभी रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि सर यहाँ पे क्या लिखा था पता है? यहाँ पे लिखा था कि जो हम ये रिडम्पशन फाइन वगैरह पे कर रहे हो, दिस इज इन एडिशन टू द पेनल्टी टैक्स चार्जेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस। बेटा ये बात रिलेवेंट ही नहीं थी ऑब्वियसली। अच्छा, रिलेवेंट क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि यहाँ पे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट जो था वो डिलीट कर दिया, तो वैसे भी दिस सेक्शन इज नाउ नॉट एन ओवरराइडिंग सेक्शन बेटा। चार्जिंग सेक्शन, इंटरेस्ट का सेक्शन, पेनल्टी का सेक्शन, वो तो अपनी जगह लगेंगे ही लगेंगे। कॉन्फिस्केशन का सेक्शन इन एडिशन टू ऑल दीज है बेटा। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वर्ड हटा दिए, इसलिए अब ये रिलेवेंट ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले ये क्यों लिखा था सर? क्योंकि पहले वहां ऊपर लिखा था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। सर इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये कॉन्फिस्केशन का जो रिडम्पशन फाइन वगैरह पे कर रहे हो सर, ये कॉन्फिस्केशन जो हो रहा है दिस इज इन एडिशन टू द टैक्स और पेनल्टी। अब सर ये लिखने की जरूरत ही नहीं सर, क्योंकि जो कॉन्फिस्केशन हो रहा है वो सेक्शन 130 में हो रहा है। पेनल्टी जो लग रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट का पेनल्टी तो 129 में लग रहा है, अदरवाइज दूसरी पेनल्टी सेक्शन 122 में लग रही है सर। टैक्स का अमाउंट सेक्शन 9 में चार्ज हो रहा है सर, तो सर उनका यहाँ पे रेफरेंस है ही नहीं सर, वो तो उन रेस्पेक्टिव सेक्शन में लगेंगे ही लगेंगे। कॉन्फिस्केशन इज इन एडिशन टू ऑल दीज अदर थिंग्स, इसलिए सब सेक्शन नंबर 3 को डिलीट कर दिया, इसका रेफरेंस नहीं रखा, कोई काम का नहीं था बेटा, रिलेवेंस नहीं था इसका। ओके, डन। तो कुल मिला के दिस सेक्शन इज प्योरली फॉर कॉन्फिस्केशन, और कॉन्फिस्केट अगर कर दिए तो ओनरशिप ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट की हो जाती है, और आप चाहो तो ऐसे केस में रिडम्पशन फाइन वाला ऑप्शन ले सकते हो, डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन देगा, और रिडम्पशन फाइन का अमाउंट कितना है वो हमने बात कर ली बेटा। ओके, डन सरकार, ये रहा। अच्छा, ये कॉन्फिस्केशन वाले में जो रिडम्पशन फाइन में जो अमेंडमेंट था उसकी वजह से ये इलस्ट्रेशन के आंसर में मैंने छोटा सा चेंज किया है। द पेनल्टी शेल नॉट बी लेस देन द पेनल्टी पेबल इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। क्लियर? तो ये आंसर भी आपकी बुक के अंदर आप चेंज कर दीजिएगा, इसलिए मैंने ये पेज भी दे रखा है आपको, अदरवाइज कोई अमेंडमेंट नहीं है इस पे सच। ओके, डन। ये सेक्शन 131 132 इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं बेटा। ओके, माहौल सरकार, आइए अब छोटा सा एक दो बात रह गया है जीएसटी के अमेंडमेंट को लेके। सर सेक्शन नंबर वैसे 168, वैसे देखा जाए तो एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न तो सेक्शन नंबर 168 एज सच कोई मेजर नहीं है, पर जस्ट बताता हूँ, पावर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। सीबीआईसी बोर्ड के पास पावर है कि वो अगर उनको लगता है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या क्लैरिटी के लिए या यूनिफॉर्मिटी के लिए सर कोई सर्कुलर या ऑर्डर या डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो इश्यू कर सकते हैं। एंड जो कमिश्नर रेफर किया है सर प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर, वो कमिश्नर ये सब होंगे सर। क्लियर? अब उसके अंदर क्या किया बेटा इन्होंने, वहां पे कई सारे सबसेक्शन का रेफरेंस दिया था ऑफिसर के पावर के लिए, उसको कुछ जगह पे डिलीट किया है सर जो रिलेवेंट नहीं था। क्लियर? वही अमेंडमेंट है, कोई खास कोई काम का नहीं है सर ऐसे एग्जाम्स के लिए। सर एक्चुअली क्या था, प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन में कमिश्नर रेफर किया था, तो लिखा है क्या, कमिश्नर जो स्पेसिफाई किया सेक्शन नंबर 2 क्लोज 91 में या इन सारे सेक्शंस में, शेल मीन अ कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर पोस्टेड इन द बोर्ड। जो सीबीआईसी बना ना बोर्ड बेटा अपना इंडायरेक्ट टैक्स का, सर उसका कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो कमिश्नर रेफर किया गया है। एंड सच कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी शेल एक्सरसाइज द पावर्स स्पेसिफाइड इन द सेड सेक्शन विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड जो पावर देगा, बोर्ड जो अप्रूवल देगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे, पर उसके लिए
वो जो कमिश्नर रेफर किया गया वो इन सबसेक्शंस का लिए अब रिलेवेंट नहीं है, तो डिलीट किया। वैसे अब देखा जाए तो एग्जाम्स के लिए कोई रिलेवेंट नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए इसके बारे में, क्योंकि हर ऑफिसर के बारे में आपको इतना डिटेल में इन डेप्थ नहीं पता होगा इसलिए। ओके चलिए सर, आइए। एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी, नाम तो सुना होगा आपने, नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी। अच्छा, हमने जब पढ़ा था हमने देखा था इसको कि नेशनल एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी का जो जब वो अपॉइंट किया गया, जब अथॉरिटी को बनाई गई है सर, उससे 2 साल की उसकी वैलिडिटी रहेगी, 2 साल को बढ़ा के 4 साल किया, उसको बढ़ा के भी 5 साल कर दिया। सर इसको पढ़िए सर, द अथॉरिटी shall cease to exist after the expiry of 5 years from the date on which chairman enters upon his office unless the GST council recommends otherwise। मतलब कुल मिला के जो जीएसटी के अंदर जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई है, उसका कार्यकाल सर, उसका जो वो जो बनाई गई बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूट करी बॉडी, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा 5 साल के लिए, अनलेस जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाइज अदरवाइज। बेटा तो पहले 2 साल की लिमिट थी, फिर इसको बढ़ा के 4 साल किया, इसको बढ़ा के 1 साल और बढ़ा दिया, 5 साल कर दिया। तो जीएसटी काउंसिल ने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी है बेटा, मतलब इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो 5 साल तक एग्जिस्ट रहेगी सर, कोई खास बात नहीं सर, क्लियर डन। और इसी के साथ सर ये बता देता हूं मैं, जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं अब, भारत माता की जय। सर इसी के साथ सर आपने अगर देखा हो, नोटिस किया हो, तो जीएसटी के सारे अमेंडमेंट जो आपने पढ़ लिए बहुत टफ नहीं थे, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं था सर, सिंपल पॉइंट थे। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। अब केवल बचे क्या, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कुछ अमेंडमेंट्स। अच्छा, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी बहुत ही रेयर कोई अमेंडमेंट है, ये बताता था मैं आपको। पर हाँ सर एक ब्रेक ले लेते हैं, सो दैट आप भी थोड़ा सा सांस ले पाए आराम से, एंड अमेंडमेंट्स को अच्छे से इजीली पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है सर। पर हाँ कॉन्फिडेंस अगर बनेगा तो ही सक्सेस आपको मिलेगी। और सर आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कोई दवाई नहीं है सर जो हमने खिला दिया, किसने खिला दी और यस टुडे आई एम कॉन्फिडेंट। चीजें अगर आपको आएगी, चीजें अगर आपको समझ में आएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। सो हम ये जो भी अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं इनको अच्छे से आपके एंड पे रिवाइज करिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्लियर, कॉन्फिडेंस अपना पे आएगा बेटा। माहौल के साथ सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शायद आपको अमेंडमेंट सारे समझ में आ रहे बेटा। माहौल, बाय बाय।